नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि आपके यूजीसी नीट पेपर के लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड टॉपिक आज की वीडियो का फैलेसीज यानी कि तर्क दोष, और तर्क दोष का ये थर्ड वीडियो है। यानी इस टॉपिक पे हमने आपके साथ प्रीवियस 2 वीडियोज़ में डिस्कस कर लिया है, जिसमें आपका फंडामेंटल पार्ट पे हमने डिस्कस किया तर्क दोष क्या है। उसके बाद इंटेंशनल फैलेसी, अनइंटेंशनल फैलेसी पे हमने थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस किया। फिर आपका फॉर्मल फैलेसी क्या है, इनफॉर्मल फैलेसी क्या है, इस पे हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। एंड इनफॉर्मल फैलेसीज़ के 2 टाइप हैं, उस पे हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इनफॉर्मल फैलेसीज़ के टाइप में सबसे पहले क्या था? सबसे पहले आपका प्रासंगिक तर्क दोष था। सेकेंड आपका जो था पूर्वधारणा तर्क दोष था। थर्ड आपका क्या था? संदिग्धार्थ तर्क दोष था। तो इसके अंतर्गत जो 3 टाइप के आपके तर्क दोष हैं, यानी कि आपका फैलेसी ऑफ रिलेवेंस जो था, या फैलेसी ऑफ प्री अज्यूम्पशन जो था, या हम कहें फैलेसी ऑफ आपका जो है एम्बिग्विटी जो था, फैलेसी ऑफ एम्बिग्विटी जो था, ये 3 टाइप का इनफॉर्मल फैलेसी है। और इसी के अंतर्गत जो टाइप हैं, ठीक है, वही आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा रहा है। तो अनौपचारिक फैलेसी के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं, ये 3 टाइप के हैं, और 3 टाइप के अंतर्गत सब टाइप आते हैं। अनौपचारिक तर्क दोष क्या है? अनौपचारिक तर्क दोष आपका विषय वस्तु, कोई कंटेंट है, ठीक है, उसकी संरचना में प्रयुक्त जो भाषा है, ठीक है, उसके अनेकार्थ यानी कि एक से अधिक, ठीक है, अर्थ उत्पन्न होने के कारण ऐसे तर्क दोष उत्पन्न होते हैं। आपका इनफॉर्मल जो फैलेसीज़ की बात हो रही है, और इसके अंतर्गत हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया था किस फैलेसी के ऊपर। इसके अंतर्गत हमने आपका जो प्रासंगिक तर्क दोष है उस पर हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया था। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं पूर्व धारणा तर्क दोष पे, जो सेकेंड टाइप का इनफॉर्मल फैलेसी का जो सेकेंड टाइप है, फैलेसी ऑफ प्री अज्यूम्पशन। तो चलिए चलते हैं फैलेसी ऑफ प्री अज्यूम्पशन पे। तो यहाँ पे फैलेसी ऑफ प्री अज्यूम्पशन है, यहाँ तक हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। आज की वीडियो यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, पूर्व धारणा तर्क दोष, तो ये क्या है? तो देखिए, कहा क्या, इस प्रकार के दोष ऐसी किसी अप्रमाणिक मान्यता, ठीक है, जो मान्यता क्या है, प्रमाणित नहीं है, वो मान्यता के साथ या उस विश्वास के साथ हम किसी चीज़ को स्वीकार करने के लिए, ठीक है, उस मान्यता को, ठीक है, कारण के रूप में क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। जो अधिकतर युक्ति के आधार वाक्यों में क्या होता है, अधिकतर युक्ति के आधार वाक्यों में अंतर्निहित होते हैं और निष्कर्ष की सिद्धि के लिए निर्णायक होते हैं। इन मान्यताओं को न तो स्पष्ट रूप से आधार वाक्यों के साथ कहा गया होता है और न ही उन्हें प्रमाणित किया गया होता है, अतः वे असत्य भी हो सकते हैं। जबकि निष्कर्ष की सिद्धि में यह छिपी हुई मान्यता या परिकल्पना ही निर्णायक होता है। तो कहने का मतलब है कि जब कोई ऐसा क्वेश्चन आपसे कर दिया जाए जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी छिपी हुई हैं, ठीक है, जिसका आंसर अगर हम देते हैं, तब भी वहाँ पे गलत हो जाएगा, हम गलत हो जाएंगे। और अगर हम उसका आंसर हम नहीं भी कह के देते हैं तो भी हम वहाँ पे गलत हो जाते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन के अंदर कुछ और भी क्वेश्चन इंटेंशनली उसमें छिपे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपकी आ जाएंगी। आगे आपके साथ हम डिस्कस करेंगे तो आप बड़े आराम से इसको समझ जाएंगे कि ये फैलेसी, ठीक है, ये पूर्वधारणा तर्क दोष ये है क्या, कह क्या रही है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, इनके अंतर्गत सबसे पहला जो पूर्वधारणा तर्क दोष है, इसके अंतर्गत सबसे पहला आपका तर्क दोष आता है छल प्रश्न दोष, यानी फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, ठीक है, फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। कहा गया है कि छलने यानी कि छल करने या धोखा देने वाले प्रश्न छल प्रश्न कहलाते हैं। जब ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिसके उत्तर में हाँ यानी कि यस और नहीं यानी कि नो दोनों स्थितियों में उपयुक्त यानी कि सही ना हो, लेकिन हाँ या ना में उत्तर देने की मांग हो, तो उसमें छल प्रश्न दोष होता है। चूंकि छल प्रश्न में यह प्रश्न भी छिपे रहते हैं, ठीक है, क्योंकि छल प्रश्न में अन्य प्रश्न जो हमने कहा कि अदर क्वेश्चन भी उसमें हाइड रहते हैं, इंटेंशनली हाइड होते हैं, ठीक है।
तो इसलिए ऐसे प्रश्न का उत्तर हाँ या नहीं में नहीं क्या होता है, नहीं दिया जा सकता, यानी कि हाँ में ना कि ना में उत्तर हम नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का ठीक है आंसर जो अगर देता है व्यक्ति तो वहाँ पे छल प्रश्न दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो कहेंगे कि उदाहरण के रूप में यदि कोई व्यक्ति किसी से पूछता है ठीक है क्या आप अपने वाइफ को पीटना छोड़ दिए, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन कहने का मतलब सामने वाला क्या होगा, सामने वाला ऐसे उत्तर देने में फंसेगा, यानी कि यह प्रश्न सुनने में जितना आपको सरल लगता है उतना ही कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, उतना ही यह जटिल होता है, क्योंकि इसका उत्तर यदि अगर हाँ में दिया जाएगा तो स्पष्ट होता है कि आपने अपनी पत्नी को क्या है, यानी कि अगर हाँ में देते हैं कि क्या आप अपने पत्नी को पीटना छोड़ दिए, अगर हाँ देते हैं तो यानी कि आप इसके पहले पीटते थे, ये आंसर एक अदर क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हैं। और यदि नहीं में अगर उत्तर आप देते हैं ठीक है यानी कि आप अपनी पत्नी को पीटेंगे, ठीक है, कि क्या आपने अपने पत्नी को पीटना छोड़ दिया। तो अगर हाँ कहते हैं तब भी आपका प्रश्न एक अदर प्रश्न का आंसर आप दे दिए, और नहीं कहते हैं तो यानी कि आप अभी भी एक प्रश्न का आंसर दे रहे हैं जो स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ हम आगे भी ये काम करेंगे। इसमें हाँ और नहीं दोनों में ठीक है जो उत्तर प्राप्त ठीक है उत्तर जो प्राप्त हो रहा है वो क्या है, वो सही नहीं है, तर्क के अंतर्गत ये सही नहीं है। अतः यहाँ पे इस प्रकार का प्रश्न पूछना और इस प्रकार का जवाब देना इस प्रकार के तर्क दोष के अंतर्गत आ जाता है, ठीक। अगर एग्जाम्पल के रूप में हम कहें जैसे अब आपने शराब पीना छोड़ दिया, अगर हाँ ना में आप क्वेश्चन देते हैं तो दो आंसर इसमें निकल जाता है, ठीक है। या कहें आपने कहें तो क्या कुछ भी गलत अगर हम कहें कि आप लड़कियों को छेड़ना क्या आपने छोड़ दिया, तो यहाँ पे हाँ और नहीं का आंसर आपको दोनों रूप में क्या करेगा, एक स्पेशल आंसर का क्वेश्चन का आंसर देता है, और ये फैलेसी आपका छल प्रश्न दोष कहलाता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत आपका जो सेकंड आता है आपका फैलेसी ऑफ प्री अज्यूम्पशन या पूर्वधारणा तर्क दोष जो होता है, इसके अंतर्गत सेकंड आपका जो टाइप है वो है मिथ्या कारण दोष। अब मिथ्या कारण दोष यानी फैलेसी ऑफ फॉल्स कास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जाए प्राचीन समय में मिथ्या कारण दोष को अलग अलग नामों से जाना जाता था। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इसका नाम है अकारण कारण दोष। अकारण कारण दोष यानी फैलेसी ऑफ नॉन कॉसा प्रो कॉसा। इसमें कहा गया है कि जो तथ्य किसी घटना का कारण, देखिए यानी अकारण कारण यानी कि जो कारण नहीं है, जो अकारण है उसको कारण मान लिया जा रहा है, तो इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाएगा। देखिए जो तथ्य किसी घटना का कारण नहीं है उसे घटना का कारण मान लेना, ठीक है, मान लेना अकारण कारण दोष यानी फैलेसी ऑफ नॉन कॉसा प्रो कॉसा हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के रूप में अगर हम कहें कि जैसे कि बाढ़ का कारण इंद्र का क्रोध है, ठीक है, बाढ़ के कारण को हम इंद्र का क्रोध मान दे रहे हैं, यानी डेंगू का कारण शनि का क्रोध है, या सूखे का कारण ईश्वर का क्रोध है। इस प्रकार के जो कारण होंगे, ठीक है, उसे कारण मान लेने से यह दोष उत्पन्न हो जाता है आपका। हम कहेंगे कि ये कारण जो होगा, ठीक है, कारण जो हो रहा है उसके पीछे के जो कारण को आप मान ले रहे हैं उसका मेन जो है कर्ता, तो यहाँ पे आपका अकारण कारण दोष होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इसी के अंतर्गत सेकंड आपका आ जाता है काकतालीय दोष, ठीक है, किसके मिथ्या कारण दोष के अंतर्गत आपका सेकंड है बी है काकतालीय तर्क दोष, यानी फैलेसी ऑफ पोस्ट हॉक या एग्रो प्रॉप्टर हॉक इसको हम कहेंगे। देखिए इसमें है किसी घटना को दूसरी घटना का कारण केवल इस आधार पर मान लिया जाए केवल इस आधार पर कि पहले की घटना दूसरे घटना के पहले घटित हुई हो, तो काकतालीय न्याय दोष होता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम कहें कि अगर कोई कहे कि आज मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ क्योंकि परीक्षा भवन की ओर जाते समय बिल्ली ने रास्ता काट दिया, यानी बिल्ली ने सबसे पहले रास्ता काटा, फिर ये आगे बढ़ते हैं और इनका पेपर सही नहीं होता है, तो बिल्ली को क्या करते हैं, ये कहते हैं कि यही कारण है, इसी कारण मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ। इसी प्रकार अगर कहा जाए कि रात के बाद दिन आता है, अतः दिन का कारण रात है, इसमें रात को दिन का कारण केवल इस आधार पर स्वीकार किया जाता है कि केवल यह पहले आता है, ठीक है, दिन के पहले आता है, इसीलिए अतः इसमें काकतालीय दोष होगा। अगर हम कहें
कि रास्ते मतलब घर से निकलते समय, ठीक है, हमारे किसी ऐसे व्यक्ति ने टोका और मैं किसी अच्छे काम के लिए जा रहा था और वहाँ पे मेरा काम नहीं हुआ, मुझे रिटर्न आना पड़ा, तो मैं क्या कहूँगा, उस व्यक्ति को टोकना, उस व्यक्ति का बोलना पूछना ही हमारा कारण मान लेना, यहाँ पे काम का ना होना काकतालीय तर्क दोष कहलाता है। ठीक, तो याद रखिएगा। आगे है आपका चौथा, सोपाधि या उपलक्षण दोष, फैल्सी ऑफ एक्सीडेंट। फैल्सी ऑफ एक्सीडेंट, सॉरी यहाँ पे आपका चक्रक अभी बच गया, माफ करिएगा, चक्रक दोष। थर्ड है आपका पटिटो प्रिंसिपी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एग्जाम में हमें लगता है कि हमने कहीं क्वेश्चन देखा था लेकिन अभी माइंड में नहीं आ रहा है, हो सकता है कि आगे के एमसीक्यू में आपके साथ डिस्कस हो जाए। देखिए, कहा गया कि एक युक्ति से जिस निष्कर्ष को सिद्ध करना चाहते हैं यदि उसे आधार वाक्य में ही स्वीकार कर लिया जाए तो चक्रक दोष होता है। इस प्रकार के दोष में निष्कर्ष और आधार वाक्यों में कहे गए कथन एक से होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम कहें, अगर कोई कह रहा है कि अच्छा डॉक्टर अपने अधिकांश रोगियों को अच्छा कर देता है, ठीक, ये हो गया एक, हम कहें तो प्रोमाइसिस हो गया, या हम कहें सबसे पहले स्टेटमेंट किसी ने ये दे दिया। ठीक है, अब निष्कर्ष निकाला जाए, क्योंकि अच्छे डॉक्टर औषधियों का, ठीक है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, ठीक है, और अच्छी औषधियाँ, ठीक, अच्छी औषधियों की शिक्षा वाला व्यक्ति अच्छा डॉक्टर होता है, तो अपने अधिकांश रोगियों को वो अच्छा कर देता है। तो यहाँ पे जितना आपका चक्रक चीज़ें दिखेंगी वो आपका शुरू से ही डॉक्टर को क्या कर रहा है, वो सिद्ध कर रहा है। ठीक है, वो सिद्ध कर दे रहा है, स्वीकार कर रहा है। तो यहाँ पे डॉक्टर को अच्छा शुरू से ही, आधार वाक्य से ही, ठीक है, कंक्लूजन तक वहाँ पे सिद्ध कर दिया जाए तो यहाँ पे ये चक्रक आपका दोष उत्पन्न हो जाता है। या हम कहें कि किसी डॉक्टर के पास अगर कोई गया और रोग सही हो गया तो वो व्यक्ति कहता है कि इस डॉक्टर के पास मैं गया और ये रोग मेरा ठीक हो गया, ये बीमारी मेरी ठीक हो गई, यानी कि अदर बीमारियां भी इस डॉक्टर के पास जाने से ठीक हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे पहला वाक्य ही सभी नीचे के कंक्लूजन को ही सिद्ध कर दे रहा है, ऊपर का, यानी कि ऊपर के आधार वाक्य में ही पूरा का पूरा रिजल्ट छिपा है। ये आपका चक्रक तर्क दोष कहलाएगा। ठीक, तो ये आपका हो गया। अब आता है आपका नेक्स्ट सोपाधि, सोपाधि या उपलक्षण दोष, फैल्सी ऑफ एक्सीडेंट। फैल्सी ऑफ एक्सीडेंट क्या है? देखिए, कहा कि किसी सामान्य सिद्धांत का उपयोग एक विशेष विषय में करना जिसका आकस्मिक परिस्थिति या उस सिद्धांत को अनुपयोगी बना देता है, उपलक्षण दोष कहलाता है, फैल्सी ऑफ एक्सीडेंट कहलाता है। यानी कि कोई अगर कहें सिद्धांत है वो सही है लेकिन कुछ ऐसी आकस्मिक परिस्थिति आती है जिसके समय वो क्या होता है, वो अनुपयोगी हो जाता है। वो देखा जाए तो उसका कहें तो बेहतर रिजल्ट या उसका उपयोग करके हम कहें किसी चीज़ को सिद्ध करना चाहें तो वह अनुपयोगी होगा वहाँ पे। यानी कहा जाए कि यह आवश्यक नहीं है कि किसी वस्तु के बारे में जो बात उसके सामान्य गुणों के संबंध में सत्य है वही बात उस वस्तु के विशेष अवस्था में भी सत्य होंगी, किंतु उसे यदि इस वस्तु की विशेष अवस्था में भी सत्य समझ आ जाए तो सोपाधि दोष होता है। ठीक है, यानी कि एक सामान्य देखें तो कानून है, उसको विशिष्ट यानी एक एक्सीडेंटल परिस्थिति में उसको हम सत्य ठहरा दे तो वहाँ पे दिक्कत होगा। अगर एग्जाम्पल के रूप में हमने कहें कि कहा जाए कानून के सभी उल्लंघनीय, ठीक है, कानून का जितने भी उल्लंघन करते हैं उनको दंडित करना चाहिए, और मान लीजिए संयोग से, ठीक है, किसी से कानून का उल्लंघन हो गया, गलती से मान लीजिए हो गया, गलती से हो गया, ठीक है, तो संयोग से जो भी कुछ होता है वह दंडित भी होना चाहिए। इसमें उपलक्षण दोष होता है क्योंकि सामान्य सिद्धांत का उपयोग करके संयोग से जो कुछ भी होता है उसे दंडनीय मान लिया जा रहा है। ठीक है, एक इंटेंशनल काम करने पर उसको दंड दिया जा रहा है और एक अनइंटेंशनल काम करने पर वही दंड दिया जा रहा है। तो ये कहा जाए तो ये आकस्मिक घटना पे ये जायज़ नहीं होगा। इस तरह से अगर कहीं पे प्रोमाइसिस एंड कंक्लूजन यानी फैक्ट पे इस तरह से अगर बात होगा तो वहाँ पे आपका सोपाधि या उपलक्षण दोष या फैल्सी ऑफ एक्सीडेंट कहलाएगा। ठीक, तो ये आपका हो गया। अब आज के देखा जाए वीडियो का सबसे लास्ट टाइप जो है आपके फैल्सी का सेकेंड टाइप का जो था वह आपका परिवर्तित उपलक्षण दोष। परिवर्तित उपलक्षण दोष, देखिए कहा गया है कि फैल्सी ऑफ कन्वर्स एक्सीडेंट, यह उपलक्षण दोष यानी फैल्सी ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है,
ये आपका उपलक्षण दोष का विलोम है। जो इसके पहले हमने कहा सोपाधि या उपलक्षण दोष जो था उसका क्या है, ये रिवर्स है। ठीक है, इसमें यदि कोई केवल अपवादात्मक घटनाओं का विचार करके शीघ्रता से एक ऐसे नियम का जनरलाइजेशन यानी सामान्यीकरण करता है जो केवल उन्हीं में उपयुक्त बैठता है, सही बैठता है, जो उस परिवर्तित उपलक्षण दोष में होगा, इसे अविचारित सामान्यीकरण यानी कि आपका हेस्टी जनरलाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो परिवर्तित उपलक्षण दोष हेस्टी जनरलाइजेशन भी इसको हम कह सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, अब देखें, ये थोड़ा सा कड़क दिखेगा शब्द, लेकिन एग्जाम्पल में आप समझ जाएंगे। जैसे कुछ लोग शराब पीकर यानी कि बहुत अधिक पीकर नाले में गिरते हैं और ये कह दिया जाए कि इसी कारण शराब की बिक्री बिल्कुल बंद कर दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ अपवादों को लेके, ठीक है, हम शराब की बिक्री पे बंद करने का जो तर्क दे रहे हैं, यहाँ पे परिवर्ती उपलक्षण दोष है, फैल्सी ऑफ कन्वर्स एक्सीडेंट यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि हम जनरलाइज कर दे रहे हैं इस अपवाद को सभी के ऊपर, यानी सभी लोग ऐसे करते होंगे, यानी कि शराब को बंद कर देना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह का जो दोष उत्पन्न होगा वो आपका परिवर्ती उपलक्षण दोष होगा। अब देखिए, अब बचा आपका संदिग्धार्थ दोष, यानी कि आपका इनफॉर्मल फैलेसी का जो 3 आपका जो दोष था, ठीक है, उसमें थर्ड आपका संदिग्धार्थ दोष है, यानी फैलेसी ऑफ एम्बिग्विटी है। और इसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट जो टाइप आते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसमें मेन आपको बताएं कि यानी कि इसमें स्टेटमेंट जो होता है, ठीक है, या प्रोमाइसेस जो होता है, आधार वाक्य होता है, उसमें क्या होता है, उसके शब्द में अनेक, ठीक है, उसके शब्द जब यूज होते हैं उसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका अलग अलग अर्थ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो संदिग्धार्थ तर्क दोष होंगे उसमें अलग अलग जो दोष उत्पन्न होता है, उनके कारण जो एरर आएगा वो आपका संदिग्धार्थ तर्क दोष होता है। देखिए, कहा गया इस प्रकार के तर्क दोष में भाषा की संदिग्धता, ठीक है, से उत्पन्न होता है यदि किसी युक्ति की रचना में संदेहजनक शब्द या वाक्यों होने से युक्ति में अनेक अर्थ देखा आ जाए, थोड़ा बहुत अर्थ बदल जाए, तो ऐसी युक्तियों में संदिग्धार्थ दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर सब्सक्राइब की हम बात बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो है, स्पेशली आपके लिए वीडियो है। अगर किसी को अगर ज़रूरी होगी तो कुएं के पास आएगा, ठीक है, अपने आप उसको पानी मिल जाएगा, पानी जो है व्यक्ति को ढूंढते हुए नहीं फिरेगी। तो चलिए, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।